नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। गणित में जो यूनिट 3 है वो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती हैं और इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं, हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी को अपन 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। फिर जो संख्या रेखा वाले प्रश्न होते हैं और जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हैं और इसके अलावा जो फील्ड बुक वाले प्रश्न हैं उनको हम इसी यूनिट के भाग 2 यानी क्लास सेकंड में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हम इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो इसमें कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें जिन संकेतों की आवश्यकता होती हैं उन्हें हम कहते हैं अंक। अंकों की जो संख्या है वो होती है 10। अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि कुल अंकों की संख्या होती है 10। आगे हैं, बात करते हैं संख्या। संख्या क्या होती है कि अंकों से मिलकर या खुद अंक भी कभी कभी संख्या के रूप में काम करते हैं। यानी कि जब हम अंकों को इकाई दहाई सैकड़ा के बढ़ते हुए क्रम पे लिखते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा पद कहलाता है संख्या। संख्या की बात करें तो जैसे यहाँ 19 है तो 1 और 9 से मिलकर बना है। जहाँ अगर 1 की बात करें तो खुद ये एक अंक है और 9 की बात करें तो 9 भी एक अंक है। बस इसको स्थान के आधार पे कहेंगे कि भाई इकाई के स्थान पे 9 रखा गया है और दहाई के स्थान पे 10 को रखा गया है। अब हम बात करें कि 1 से 100 तक कितनी कितने संख्याओं में क्या क्या चीज़ होती हैं। यानी कि 0 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक तो आता है 11 बार। ये आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। ऐसे ही बात करें कि 1 से 100 तक एक एक कितनी बार आता है? वो आता है 21 बार। आगे बात करें 2 कितनी बार आता है? तो 20 बार आता है। तो इस प्रकार हमें जो पूछा जा सकता है वो कि 0 से 1 से लेकर बात करें 100 तक की संख्याओं में 0 जो है कितनी बार रिपीट होता है? 11 बार। 1 कितनी बार रिपीट होता है? 21 बार। और 2 कितनी बार रिपीट होता है? 20 बार रिपीट होता है। इसी प्रकार बात करें कि 1 से 200 तक की संख्याओं में किस प्रकार से रिपीट होंगे तो 0 तो आएगा 31 बार, 1 आता है 140 बार, 2 आता है 41 बार, 3 आता है 40 बार और 4 भी कितनी बार आता है? आपके 40 बार आता है। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो हैं वो लगभग 40 बार आते हैं और बाकी सब 31, 140 और 41 बार आते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 101 से लेकर 300 तक एक जो है वो तो 160 बार, 0 51 बार, 2 160 बार, 3 61 बार, 4 60 और 5 भी 60 बार आता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने देख लिए हैं। अगर हम बात करें एक अंक वाली संख्याएं तो कितनी हैं? वो हैं आपके 9 हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो एक एक अंक वाली संख्या कितनी हैं? वो हैं आपके 9। 2 अंक वाली संख्या कितनी है? 90। 3 अंक वाली कितनी है? 900। 4 अंक वाली है कितनी है? तो 9000। तो इस प्रकार आपको लिखना है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 2 अंकों की पहली और जो सबसे छोटी संख्या है वो है हमारी 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। यदि आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है तो आप एक के पीछे जीरो लगा लगा के बताइए और आपको बड़ी संख्या बतानी है तो आप 9 9 9 ऐसे लिख के बताइए और अंक उसी हिसाब से सेट होंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक के पीछे हम लगा देंगे 1 0 तो 2 अंक हो गई। अगर सबसे बड़ी बतानी है तो 9 के पीछे एक और 9 लगा दिया। अगर हमें बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक के पीछे कितने अंक लगा कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 3 बार 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्याओं को हम पहचान लेंगे। आगे बात करें जातीय मान, शुद्ध मान या अंकित मान क्या होता है? तो कोई भी जो अंक होता है वो अपने आप में शुद्ध, जातीय या अंकित मान कहलाता है। जैसे इस संख्या के अंदर 3 का आपसे जातीय मान पूछे तो आप कहोगे कि 3 को किसी भी स्थान पे रखो, स्थान से उसका रखने से उसका जो अंकित मान होता है, जिसका जो शुद्ध मान होता है वो नहीं बदलता है। तो 3 का स्थानीय 3 होगा, 7 का स्थानीय 7 होगा, 8 का स्थानीय 8 होगा, 5 का 5, 4 का 4 होगा। किंतु स्थान विशेष पर रखने के कारण चूंकि स्थान बदलने पर इकाई दहाई सैकड़ा का कॉन्सेप्ट बदलेगा तो उस हिसाब से जो हमारा मान बदलता है उसे हम स्थानीय मान या स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू कहते हैं और यह इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से बदलेगी। जैसे अगर हमें इस दी गई संख्या में 9, 3 और 4 का स्थानीय मान निकालने तो कैसे निकालेंगे? चूंकि अब 9 जो है संख्या आपकी है 9, 8, 3, 5, 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000।
तो 9 को 10,000 से गुणा करके लिख देंगे। तो 10,000 से गुणा करने के बाद कितना आ गया 90,000। तो 9 का स्थानीय मान आया 90,000। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान रखना है तो 3 कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 को 100 से गुणा कर देंगे सैकड़ा से, तो कितना आ गया 300। 4 का स्थानीय मान निकलना है तो 4 इकाई के अंक पे है, इकाई का मान कितना होता है 1, तो 4 को 1 से गुणा करने पे कितना आ गया 4 आ गए हैं। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान निकालते हैं। अगर जीरो का स्थानीय मान निकालना हो, आपको किसी भी क्रम में वह दे सकता है। जैसे मान लो कि आपको दिया 9,800, 9,804 और यहाँ आपको जीरो का स्थानीय मान निकालना हो, तो ये चाहे इकाई के अंक पे आए, दहाई के स्थान पे आए, सैकड़ा, हजार, 10,000, किसी भी स्थान पे जीरो आ जाए, उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही लिखा जाता है। अब आपको कह रहा है, एक दो प्रश्न आप ऐसे देखिए जिसमें आपको स्थानीय मान का अंतर देखने को कहेगा कि एक संख्या है 2,563, इसमें 5 और जो 6 का स्थानीय मान है उनका अंतर बताना है। तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा 5, सैकड़ा के स्थान पे है तो 500 हो गया। और इसमें से क्या घटाना है 6 का स्थानीय मान घटाना है। 6 का स्थानीय मान 6 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 6 को दहाई से यानी 10 से गुणा करने पे 60 आ जाएगा। तो 500 में से 60 घटाएंगे तो 440 इसका सही उत्तर होगा। आगे आप और देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ है, पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं संख्या लेखन की पद्धति। तो संख्या लेखन की दो मुख्य पद्धतियाँ हैं, एक तो है भारतीय पद्धति और दूसरी है आपके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और तीसरी है रोमन पद्धति। तो एक एक करके समझते हैं। भारतीय पद्धतियों में संख्याओं को जो है अलग प्रकार से लिखा जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये कॉन्सेप्ट भारत में है जिसको हम इकाई के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। और जैसे आपको यहाँ लिखा गया है 54,751, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि 1,000 में 3 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो, 1 अरब में 9 जीरो, 1 खरब में 11 जीरो होते हैं। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है कि हम जीरो बढ़ा बढ़ा कर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे जो हैं चीज़ें निकालते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धतियाँ होती हैं वहाँ हज़ार के बाद हज़ार को के लिख देंगे, उसके बाद मिलियन, बिलियन ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो हैं हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख, और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। ऐसे ही अगर 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन को 1 अरब कहते हैं, यानी कि 1 के पीछे 9 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 ट्रिलियन की बात करें तो 10 खरब होता है, इसका मतलब 1 के पीछे आपको 12 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को पहचान सकते हैं। एक और पद्धति है जिसमें हम संख्याओं को लिखते हैं, वो है प्रचलित पद्धति, रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में 1 को इस प्रकार से लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे, 4 के लिए ये शब्द हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं। तो आपको लगभग आता है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आप याद रखें LCD मेरी हैं, आपको कुछ कीवर्ड याद करने हैं। LCD किसकी है, मेरी है। L का मतलब 50, C का मतलब सेंचुरी 100, और D का मतलब है आपके यहाँ 500, और M का मतलब हो जाएगा 1000। यानी कि LCDM, M का 1000, D का 500, C का 100, L का 50 होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। याद रखें कि जब हम I, X, C और M का प्रयोग करें तो इनको अधिकतम 3 ही बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार इनको नहीं लिखा जा सकता। किस किस को, I, X, C और M, अगर इन संकेतों को प्रयोग करना है तो 3 बार इनको हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। जैसे 3 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो वहाँ I को 3 बार प्रयोग किया गया है। अगर हमें 30 लिखना है तो हम 3 बार X लिख सकते हैं, उसको हम 30 कहेंगे, पर 40 को हम 4 बार X नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर हमें लिखना है 300 तो 3 बार C लिख सकते हैं, तो 300 बन जाएगा। अगर हमें लिखना है 3000 तो हम MM करके 3 लिख सकते हैं ऐसे, ताकि हमारा वो वहाँ तक का बन जाएगा, पर उससे ज़्यादा हम इनको नहीं लिख सकते। बात करें आगे कि जो 5 वाला सिंबल है जिसे हम V कहते हैं, जो L वाला सिंबल है जिसे हम 50 कहते हैं, और जो D वाला सिंबल है जिसे हम 500 कहते हैं, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम 10 को V और V करके नहीं लिख सकते, ऐसे हम 100 को L और L करके नहीं लिख सकते, ऐसे हम 1000 को D और D करके नहीं लिख सकते हैं। ये तीनों वैलिड नहीं होते हैं। तो अगर हमें लिखना है 10 तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, V और V नहीं लिखेंगे, इसको X लिखना पड़ेगा। अगर हमें लिखना है 15 तो V नहीं लिखेंगे, हम एक X और एक V लिखेंगे, यानी एक 10 और एक 5 लिखेंगे। अगर हमें लिखना है 100 तो 2 बार L नहीं लिखेंगे, यानी 50 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट C लिखेंगे। अगर हमें लिखना है 150 तो हम 3 बार L यानी कि 50 नहीं लिखेंगे, एक बार 100 C और एक बार L 50 लिखेंगे। अगर हमें लिखना है 1000
तो 2 बार डी डी यानी 500 नहीं लिखेंगे, एक बार में लिख देंगे एम, इसका मतलब होता है 1000। अब आगे याद रखें आप कि हमें बड़ी संख्या पहले लिखनी होती हैं तो बाद वाली संख्या को उसमें जोड़ते हैं। यानी कि क्या है कि अगर x और v लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या आपको लेफ्ट में है तो छोटी संख्या उसके आगे लिखी जाएगी। तो इसका मतलब बड़ी संख्या जो है आपके बाईं ओर है और दाईं ओर आपकी छोटी संख्या है, तो आप जोड़ोगे। अगर बड़ी संख्या दाईं तरफ हो और छोटी संख्या पहले आ जाए, इसका मतलब आपको घटाना है। जैसे एक्स का मतलब 10 के इधर लेफ्ट साइड में I1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 10 में से आपको 1 कम करना है, तो कितना आ जाएगा 9। अगर कहीं पे लिखा हुआ है L के बाद X, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो L का मतलब कितना होता है, L का मतलब होता है 50, और 50 बड़ा है और X का मतलब होता है 10। तो आपको पता है कि छोटी संख्या दाईं तरफ और बड़ी संख्या बाईं तरफ है, तो इसका मतलब हमें जोड़ना है। अगर हमें लिखना है 40, तो हम अगर X को पीछे लिख दें और L को इधर लिख दें, तो इसका मतलब कितना होगा, L का मतलब तो 50 और 10 इधर है, यानी छोटी संख्या अगर लेफ्ट साइड में आ जाए तो घटाना है और छोटी संख्या राइट साइड में आ जाए तो जोड़ना होता है। अगर आपको लिखना है 49, तो 49 को कैसे लिखोगे, 49 को लिखने का ये तरीका है कि आप पहले लिखो 50, तो 50 को लिखे क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। 50 को क्या लिखते हैं, L, और फिर उसमें से 10 कम करेंगे, उसमें से आपको क्या कम करना है, 10 कम करना है। 10 कम कर दिए तो आपने x इधर लिख दिया, कितना हो गया 40, और फिर उसमें कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, तो 9 यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमने आगे लिख दिया। तो 49 इस प्रकार लिखेंगे। अगर हमें लिखना है 28, तो 28 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और एक और 10 लिखेंगे, कितना हो गया 20, और उसमें कितना जोड़ना है, तो जोड़ते टाइम पे राइट साइड में लिखते हैं, तो 8 जोड़ना है, तो 1 2 3 इस प्रकार से। तो आपका यह सही बात होगा। अगर हमें लिखना है 90, तो 90 कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 100 से कम करना है तो लेफ्ट साइड में लिख देंगे, 10 कम करना है तो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख लेना कि मैंने किस प्रकार को संख्याओं को जमाया है, किस प्रकार से संख्याओं को जमाया है। आगे बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, एक एक करके समझते हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको शून्य और धनात्मक रूप में लिखा जाता है, वो वास्तविक है। काल्पनिक वो होती हैं जिनको अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखा जाता है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ जो q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। आप इनमें से कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ 1, तो 1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। जैसे 2 हैं तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो संख्या होती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा जिनको 4/3 या 1/2 कहते हैं, वो तो खुद परिमेय संख्याएं देखने को मिल रही हैं। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको या तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये परिमेय संख्याएं पॉजिटिव नंबर में हैं, जैसे 2 दे दिया तो 2 को 2/1 लिख देंगे, या खुद आपको 1/2 इस प्रकार से p/q का रूप दे देता है। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो पाई अंडर रूट के अंदर जिनका आपका अंडर रूट का मान नहीं निकलता है, ऐसे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जिनको हम p/q में रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो अंडर रूट वाली संख्या होती हैं और जिनका आपके स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी कि आपके जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 25 का तो अंडर रूट निकलता है, कितना आ जाता है 5, तो अंडर रूट 25 आपके परिमेय संख्या है। जबकि अगर मैं बात करूं अंडर रूट 24, तो अंडर रूट 24 का कोई मान नहीं निकलता है हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से, इसलिए हम कहेंगे कि अंडर रूट 24 एक अपरिमेय संख्या है। और जो पाई होती हैं जिसका मान 3.14 ऐसे कुछ लिखते हैं, वह एक अपरिमेय संख्या है। बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं, वर्तमान में संख्याओं के अंदर प्लस माइनस सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं, तो उन्हें हम कहेंगे क्या, उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक। यानी कि जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलती हैं और बीच में हमारे शून्य को शामिल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। शुरुआत में संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं थी। देखिए इसको एक एक करके समझेंगे कि जब संख्याओं की शुरुआत हुई तो संख्याएं प्राकृत संख्याओं के रूप में थी, जिनको अपन नेचुरल नंबर कहते थे। वो 1 से शुरू होते थे, 1 2 3 4, और अनंत पे जाके खत्म होते थे। उसके बाद संख्याएं पूर्ण कब हुई, जब उनमें जीरो शामिल किया गया। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है और ये भी अनंत तक चलती हैं। किंतु वर्तमान में तो हम माइनस वाली संख्याओं का भी प्रयोग करते हैं, और माइनस वाली संख्याओं का जब प्रयोग करने लगे तो अब हम संख्याओं को न तो प्राकृत कहते हैं न पूर्ण कहते हैं, अब इनको इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहा जाने लगा, जिनमें माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं और जिनमें जीरो भी शामिल होता है और जिनमें प्लस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं। इसलिए हमने कहा कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच में जीरो भी शामिल हो तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
और आगे हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। जिनमें जीरो शामिल होता है वो पूर्ण संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्या क्या हैं जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है। इसमें याद रखें कि जो एक से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक चलती हैं वे संख्याएं प्राकृत कहलाती हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप लिखना एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, और जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में नहीं है किंतु मैंने आपको यहाँ दी हैं। अब हम आ जाते हैं आरोही और अवरोही क्रम पे। आरोही अवरोही क्रम क्या है? अगर हम घटते से बढ़ता हुआ क्रम लिखते हैं आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, अगर हम किसी भी संख्याओं का दी गई संख्याओं का छोटे से बड़ा क्रम लिखते हैं तो वह आरोही क्रम कहलाता है। और इसका उल्टा अगर हम बड़ी संख्याओं को पहले और छोटी संख्याओं को बाद में लिखें तो बड़े से छोटे का जो क्रम होता है उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, आसानी से समझ जाओगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो आरोही अवरोही, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि शून्य जो हैं इससे संबंधित मेन बातें क्या है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा 498 ईस्वी में किया गया, यानी कि शून्य के बारे की खोज, शून्य की खोज भारत में हुई और आर्यभट्ट जी द्वारा इनकी खोज मानी जाती है। शून्य जो है, जीरो जो है, न तो धनात्मक होता है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न तो ये प्लस में है न आपका माइनस में होता है। शून्य एक प्रकार की सम संख्या होती है, क्योंकि जीरो से शुरुआत करके 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार हम इनको मानते हैं। तो शून्य एक धनात्मक है, न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, बट यह एक सम संख्या होती है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पे हमें शून्य ही प्राप्त होगा। अगर जीरो में जीरो का भाग देंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या के अंदर, जैसे मान लो 2 हैं, 2 में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। अनंत अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो चीज़ आएगी। अगर हम शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। जैसे 2 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा वापस। शून्य किसी संख्या से शून्य घटाने पे वही संख्या आती है। अगर हम 2 में से जीरो घटाएंगे तो वापस 2 प्राप्त होगा। यानी जीरो को किसी संख्या में जोड़ो या जीरो को किसी भी संख्या में से घटाओ, वापस वही संख्या प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पे वो संख्या शून्य हो जाती है। जैसे कि 2 को जीरो से गुणा करें तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये वाली बात है। बात करते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या बनाएंगे, क्योंकि 0/0 का रूप बनाना संभव है, यानी P/Q का रूप हम बना सकते हैं। बात करें कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न मतलब P/Q का जो रूप है वो परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय है, जिनका अंडर रूट पूर्ण रूप से निकल जाता है। जैसे अंडर रूट 25 को 5 कहेंगे तो यह एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी परिमेय होती हैं, चाहे वो माइनस की संख्या हो, चाहे वो खुद जीरो हो, या फिर जो प्लस वाली संख्या होती है वो सभी आपके परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उनके नीचे बटा 1 लगा के लिखा जा सकता है। आगे बात करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। बट डायरेक्ट पढ़ के जाइए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आएगी? अनंत आएगी। आगे बात करते हैं पाई का जो मान होता है, जिसे हम 22/7 कहते हैं, वो तो एक परिमेय संख्या है, पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम आपको पाई का चिन्ह देके पूछे कि क्या है तो अपरिमेय है, पर 22/7 P/Q का रूप होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और ये कह रहा है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या उनको घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, आपको अपरिमेय संख्या ही देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं सम संख्या। वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जिसका इकाई अंक यानी कि जिसकी दाएं ओर से पहली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या कहलाती हैं। और ये नहीं हो तो वह विषम संख्या कहलाएगी। आगे हम बात करते हैं कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिसका प्रत्येक अंक सम हो। तो कितनी है आप निकाल के देख लेना, कितनी है? 24 है। मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ बता रखा है, आप एक एक करके देखोगे। जैसे 2, 22, 2, 4, 6, 8, उसके अलावा आप लिखोगे 20, 22, 24, 26 ऐसे करके, तो हम इसको पूर्ण रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या वो है, अब भाज्य संख्या मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे आप संख्या लो 4, 4 में 4 का भी भाग जाता है, 4 में 1 का भी भाग जाता है और 4 में 2 का भी भाग जाता है, यानी कि 2 से ज़्यादा टुकड़े इसके हो जाते हैं तो वह भाज्य संख्या है। और जिसके केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े का मतलब एक तो खुद और एक संख्या 1 का भाग उसमें चला जाता है, तो वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अब बात करें कि एक क्या है, एक को न हम अभाज्य कहेंगे और न ही इसको भाज्य कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप
अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से करते हो, क्यों? क्योंकि 2 में केवल 2 का भाग जाता है और 2 में केवल 1 का भाग जाता है, यानी कि यह अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 4 ही वो पहली संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है और 2 का, यानी कि पहली बार किसी संख्या में अन्य संख्याओं का भाग जाता है, तो वो है भाज्य सबसे छोटी 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती हैं। आपने अच्छे प्रकार से पढ़ रखा है। भाज्य व अभाज्य संख्याएं किसी भी प्रकार के सार्वंत्र का निर्माण नहीं करती, आपके पढ़ने लायक चीज़ें नहीं हैं, आपके सिलेबस में ये है भी नहीं। आगे आप बात करें कि सभी संख्याएं जो अभाज्य हैं वो विषम हैं, केवल 2 को छोड़कर। 2 ही केवल ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी कोई सी भी अभाज्य संख्या विषम नहीं है। आप अगर 1 से 25 तक की कुल संख्याओं में अभाज्य संख्या ढूंढोगे तो 9 मिलेगा, 1 से 50 तक निकालोगे तो 15 मिलेंगे, 1 से 75 तक पढ़ोगे तो कितने मिलेंगे? 21। आप खुद निकाल के देख लेना अच्छे प्रकार से। ये हमने आपके लिए अभाज्य संख्याओं को यहाँ टोटल लिखा है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35 और 1 से 175 तक 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला हमारे पास है सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि जब दो दी गई संख्याओं का HCF बोले तो मसप, HCF या मसप 1 आ जाए तो वो आपके सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 11 एक दूसरे में इनका भाग नहीं जाता है, किंतु एक का भाग 5 में भी जाता है और एक का भाग 11 में भी जाता है, तो दोनों का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या हैं। जैसे 9 है और 22 है, 22 में न तो 9 का भाग जाता है और न 9 का भाग 22 में जाता है, किंतु 1 का भाग 9 में भी जाएगा और 1 का भाग 22 में भी जाएगा, तो इसलिए दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? आपके हो गया कितना? 1। और इसलिए हम कहेंगे कि जब दो दी गई संख्याओं का HCF बोले तो मसप 1 हो तो उनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम भिन्नों के ऊपर आ जाते हैं। भिन्न क्या होते हैं कि जिनका P/Q रूप लिखा जा सकता है। दो पूर्णांकों को यदि हम P/Q के रूप में लिख सकें तो उसे एक भिन्न कहा जाता है। अब बात करते हैं भिन्न के प्रकार। एक तो होती है साधारण भिन्ने, दूसरी होती है दशमलव भिन्ने और तीसरी सतत भिन्ने, जिनको बटे के नीचे और बटा लगा के लिखा जाता है। तो सबसे पहले साधारण भिन्न को समझते हैं, जिनको P/Q के रूप में सामान्यतः लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? साधारण भिन्ने कहलाती है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे उचित भिन्न, जिसमें अंश बड़ा है, अंश छोटा, यानी ऊपर वाला पार्ट छोटा और नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है, वो हमारे उचित भिन्न कहलाती हैं। भिन्न को ऐसा ही होना चाहिए जहाँ नीचे बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या हो, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं उचित भिन्न। अगर इसका उल्टा लिखें कि अंश बड़ा हो, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली छोटी है, तो वह अनुचित भिन्न कहलाती हैं। तो यहाँ हमने आपको बता दिया है कि अनुचित भिन्न क्या है कि जिसमें हर तो छोटा है, यानी नीचे वाली चीज़ छोटी है और ऊपर वाली चीज़ बड़ी है। अगला है मिश्रित या संयुक्त भिन्न, तो जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है कि एक पूर्णांक संख्या आगे और एक भिन्न का रूप लिखा जाता है, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इनको साधारण भिन्न में भी बदला जा सकता है। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमें हर वाली संख्या को पूर्णांक से गुणा करना पड़ता है और फिर गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो पहले 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को फिर 1 में जोड़ेंगे 7 और वापस हर को लिख देंगे। तो इस प्रकार इनको बदला जा सकता है। अगर यदि आपके पेपर में कल ये आ जाता है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। अगला है यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न क्या है? किसी भिन्न के भिन्नात्मक भाग को यौगिक भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 को 4/5 का 1/2, 4/5 का 1/2 निकालना है, तो ये जो भाग है वो यौगिक भिन्न कहलाएगा। जैसे आपसे मैं कहूँ कि 3/4 का 1/2 जो होगा वो आपके क्या कहलाएगा? भिन्नात्मक भाग यौगिक भिन्न कहलाएगा। जटिल भिन्न, जटिल भिन्न मतलब कि P/Q का रूप ऊपर भी है और P/Q का रूप नीचे भी है, तो वह जटिल भिन्न कहलाता है। तो जब P/Q वाले दो स्वरूप हो जाए, ऊपर और नीचे, और दोनों के बीच में बटा का चिन्ह लगा हो, तो ऊपर वाले भी P/Q का चिन्ह है, नीचे भी P/Q है और बीच में बटा का चिन्ह है, तो यह जटिल भिन्न कहलाती हैं। अगला है भिन्नों संबंधी संक्रिया। संक्रिया का मतलब कि भिन्नों में किस प्रकार से जोड़ बाकी गुणा भाग किए जाते हैं। जब हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो हमें
दोनों को b और d को यहाँ नीचे लिखना है गुणा करके, और फिर a को d से गुणा करेंगे और b को c से गुणा करके जोड़ देंगे। अगर हमें दोनों को घटाना है तो क्या करेंगे, b को d से गुणा करके नीचे लिख देंगे और फिर a को d से और b को c से गुणा करके बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जब हमें ए बी को सी डी से गुणा करना है तो ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो ए को सी से गुणा कर दिया ए सी और बी को डी से गुणा कर दिया बी डी लिखेंगे। अगर हमें भाग करना है तो क्या करेंगे, भाग करने के लिए हमें सबसे पहले ए को डी से गुणा करना है और फिर बी को सी से गुणा करना है और ए डी को ऊपर और बी सी को नीचे लिख के इसका आंसर बना सकते हैं। भिन्नों की तुलना करनी हो तो हमें छोटा उचित या अनुचित भिन्न दी जाएगी, उस हिसाब से हम संभालेंगे कि जब समस्त अंश समान हो, जब सारी चीज़ें समान, अंश का मतलब ऊपर वाली चीज़ें आपको समान दी जाए, सभी में एक जैसी दी जाए, तो आप याद रखें कि जिस भिन्न में जितना मान नीचे बड़ा माना जाएगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। जैसे सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है, नीचे 11, तो ये जो 3/11 वाली भिन्न है ये सबसे छोटी हैं, और उससे छोटी उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3/9, उससे बड़ी कौन सी होगी 3/7, और सबसे बड़ी कौन सी होगी 3/5। तो 3/5 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 3/7, 3/9 और 3/11 सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस प्रकार आप जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना आता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब हमारे पास हैं दशमलव भिन्न, तो ऐसी भिन्न जिसे दशमलव पद्धति में लिख सकते हैं वो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे 4/100 हैं, अगर इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो इसको हम लिखेंगे 0.04। कैसे लगाते हैं समझिए, आपको अगर दिया है 4/100, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, इस ये जो आपका पहला जीरो होता है, इस जीरो को इकाई अंक मानते हैं, तो यहाँ इकाई अंक में आपको एक संख्या दी गई है, उसको आप वैसा का वैसा लिखिए। फिर अगले जीरो को आप, आगे कोई संख्या नहीं तो जीरो का जीरो लिख दे, फिर इस एक को यहाँ पॉइंट के रूप में लगा देते हैं, और आगे पॉइंट के बाद अगर जीरो नहीं है तो जीरो आप ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या बना, 0.04। एक और संख्या लेते हैं जहां आपको दे रखा है 2/1000। क्या दे रखा है, 2/1000। इसको कैसे बदलोगे, इस इकाई अंक का यहाँ ऊपर से एक इकाई अंक ले लेंगे 2, फिर 2 जीरो आ रहे हैं ऊपर, तो 2 जीरो का वैसा लिख देंगे, फिर एक को पॉइंट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और आगे क्या लगा देंगे, जीरो। तो इसका सही आंसर बनेगा 0.002। तो ये आपके रूप हैं जिनको आप बदलना सीख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको पॉइंट को हटा के ये बनाना है तो बहुत सिंपल है। जैसे इसको बनाना है तो क्या करेंगे, आप 0.0027 को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 27 को आप वैसा का वैसा रहने दीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक आ जाएगा, फिर 2 जीरो हैं तो इन 2 जीरो को ऐसा कैसा लिख दीजिए, और फिर ये दो संख्याएं हैं इनके लिए भी 2 जीरो लगा दीजिए, यानी आपका भिन्न क्या बन जाएगा, 27 बटे आपके एक के नीचे 4 जीरो बन जाएंगे। तो यह इसका सही आंसर होगा। अब हम अगर भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो आपको यहाँ प्रोसेस दी गई है, कुछ नहीं करना है, संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लिखिए इकाई सैकड़ा के हिसाब से, तो संख्या आ जाएगी समझ में। आपको यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से इस पीडीएफ में समझाया है कि किस प्रकार भिन्नों को जोड़ते हैं, उनका घटाव कैसे करते हैं, उनको गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे करते हैं। तो ये आप यहाँ से अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना आता होगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें अपवर्त्य गुणज को समझना पड़ेगा। जब हम किसी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं तो उस संख्या के पहाड़े में जो संख्या आती हैं वो उसका गुणज या गुणा में आने वाली संख्या या अपवर्त्य कहलाती हैं। जैसे 6 का अपवर्त्य क्या होगा, 6 का गुणज क्या होगा, जो 6 के गुणा में आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, तो ये जो संख्या होगी वो उसका अपवर्त्य गुणज कहलाती है। अगर एक नंबर में पूछे कि बताओ गुणज या अपवर्त्य किसे कहते हैं, तो गुणज वो होते हैं जो किसी संख्या के गुणा में आते हैं या उनको अपवर्त्य कहा जाता है। दूसरा होता है समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, यानी कि दो आपके दी गई संख्याओं में वह पूरी बार भाग दे दे। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो जो किसी अन्य संख्या को पूरा बार काट दे तो वह समापवर्त्य कहलाएगा। जैसे 4, 5, 6 का समापवर्त्य 60 और 120 होगा, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं यह संख्याओं का भाग 60 में आसानी से दिया जा सकता है। यानी जब हम ऐसी संख्या लें जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग दिया जा सके तो यह हमारे समापवर्त्य कहलाती हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य को समझते हैं। तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या को पूरी बार काटा जा सकता है, तो वह क्या कहलाएगा, आपके लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। जैसे
3, 2 और 5 का लसअप निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3, 2 और 5 को आपस में गुणा करेंगे। इनको गुणा करने के बाद कौन सी संख्या आ गई, 30। तो ये हमारा क्या होगा, इनका लसअप। और इसको ऐसे भी निकालते हैं कि इनको गुणनखंड विधि से आप निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, इनको आप टुकड़े के रूप में कन्वर्ट कीजिए। 8 में आप 8 के टुकड़े कीजिए तो 8 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 8 के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 12 के टुकड़े कर लेंगे। ऐसे निकाल के आप ऐसे ही आप 20 के टुकड़े कर लोगे। और टुकड़े करने के बाद आप इनको या तो इस फॉर्म में लिख दीजिए या फिर कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसको ऐसे लिखने की। आपको क्या करना है कि जोड़े बनाने हैं। जैसे एक जोड़ा यहाँ बन गया है वो ले लो, फिर दूसरा जोड़ा आपको यहाँ बन गया है उसको ले लो, और जो जोड़े में नहीं है उनको भी लेना है। तो आपने इस पूरे जोड़े में से एक संख्या निकाल ली 2, इस जोड़े में से भी एक संख्या निकाल ली 2। अब कितनी संख्या बची हुई है, एक तो 2 यहाँ से बचा हुआ है, एक 3 यहाँ से बचा हुआ है, और एक यहाँ नीचे 5 बचा हुआ है। तो इन सभी को गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा 120। तो आप इनको गुणा करेंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, या आप इनको जरूरी नहीं कि आप इनको घातांक के रूप में लिखे, आप इनके साधारण टुकड़े निकाल लीजिए। टुकड़े निकालने के बाद जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं उन कॉमन में से एक संख्या को ले लोगे, अगले कॉमन में से भी एक संख्या को ले लोगे, और जो संख्या कॉमन नहीं बची है उनको भी लिखना है। जैसे यहाँ 2 का कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, इसको भी ले लेंगे। फिर यहाँ 3 का भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, इसको भी ले लेंगे। फिर यहाँ 5 का भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको भी यहाँ से ले लेंगे। तो इन सभी को जो गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, वो उत्तर आ जाएगा आपके 120। आपकी जो भाग विधि है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आ जाते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कुछ भी नहीं है, जब हमें जो संख्या दी जाएगी उन संख्याओं में एक ऐसी संख्या होगी जिसका बराबर रूप से और भाग चला जाएगा। तो हम महसप निकालना सीखते हैं। यदि हमें 12 और 18 का महसा निकालना है तो हमें क्या करना है, 12 और 18 दोनों में आपके गुणनखंड निकालने हैं। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 का भाग दिया 1 बार। तो यानी कि 12 के टुकड़े क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का निकालना है, 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, और फिर 3 का देंगे 1 बार। यानी कि 18 के टुकड़े निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास टुकड़े निकले हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि जो कॉमन पार्ट आता है, जैसे 2 तो इसको निकाल लिया, और फिर इधर कॉमन पार्ट क्या है 3 तो इसको निकाल लिया। पर जो कॉमन नहीं है उनको अब हम यहाँ नहीं लेंगे। तो जो कॉमन पार्ट निकलता है केवल अगर उसको हम गुणा करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। इसलिए हमने कहा है कि 12 और 18 का महसप कितना है, 6 है। एक बार हम 24, 30 और 40 का महसप निकालते हैं। तो जब हम 24 के टुकड़े करेंगे तो 24 में 2 का भाग देना पड़ेगा, 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे 1 बार। यानी कि इसके टुकड़े हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस प्रकार जब हम टुकड़े निकालेंगे तो हमारे पास कई सारे टुकड़े आ जाएंगे। टुकड़े आने के बाद हमें सभी में से कॉमन चीज़ें निकालनी है, और जो कॉमन चीज़ें आएगी केवल उन्हीं को गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 2 का एक पूरा जोड़ा बन गया, ये आ चुका है, और हमारे पास इसके अलावा और कोई टुकड़ा नहीं बच रहा है। देखिए आप, अगर मैं यहाँ यहाँ इसमें और इसमें 2 देख रहा हूँ तो इसमें 2 नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें 3 देख रहा हूँ तो इसमें 3 नहीं आ रहा। मैं इसमें 5 देख रहा हूँ तो ऊपर वाले में 5 नहीं आ रहा है। इसलिए केवल जो एक कॉमन निकला है इन तीनों का, वो निकला है 2। यानी इन सभी संख्याओं का जो महसप है, यानी जो HCF है, वो कितना आएगा, 2 आएगा, जो सभी में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, महसप निकालते हैं। अब हम ब्याज के प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो ब्याज के प्रश्नों में यदि आपसे पूछे कि मूलधन क्या होता है, तो मूलधन क्या होता है कि जो धन किसी से उधार लिया जाता है वह प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि मूलधन कहलाता है। और उस मूलधन के साथ जो राशि लौटाई जाती है अतिरिक्त रूप में, उसे हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि एक निश्चित मूलधन पर निश्चित समय के लिए दिया गया एक ही दर का जो ब्याज होता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। और समय क्या है, जिस समय अवधि में हम ब्याज सहित मूलधन को चुकाते हैं वो हमारा समय कहलाता है। और जब हम प्रश्न सोल्व करें तो हम दिनों को, जब हमें दिनों का नाम दे दे तो हमें 365 का भाग देना है, जब हमें महीने का नाम दे तो 12 का भाग देना है, और जब हमें केवल वर्ष का नाम दे तो हमें 1 का भाग देना होता है, जिसे हम प्रश्नों में करेंगे। दर जो रेट होती है वह एक निश्चित रखी जाती है, भाई कितने प्रतिशत हमें मूलधन पर ब्याज देना है। तो हम पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन समझेंगे, आई को हम ब्याज समझेंगे, टी को हम समय कहेंगे, आर को रेट यानी दर कहेंगे, और ए को मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है कि जब हमने मूलधन उधार लिया उसके साथ में हमने ब्याज यानी एस आई कहेंगे, आई को एस आई कहो या फिर आई कहो, यानी ब्याज होता है।
तो जो हम चुकाते हैं उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन वह धन होता है जो मूलधन को ब्याज में जोड़कर लिखा जाता है। अब हम आ जाते हैं ब्याज का एक फॉर्मूला, आप पढ़ लीजिए, बाकी कोई भी चीज़ आपको पढ़ना नहीं है। मिश्र धन का तो आपको मैंने बता ही दिया कि मूलधन में ब्याज जोड़ दो। अगर हमें सरल ब्याज निकालना है तो सरल ब्याज का एक फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे घुमा के ये सभी सूत्र बनाते हैं, किंतु आपको वो दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस एक सूत्र पढ़ के जाना है। सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। और आइए इसके प्रश्न करते हैं। आपका प्रश्न है कि 1,000 रुपये हैं आपके पास, यानी मूलधन 1,000 रुपये हैं, दर आपकी 5% है और 2 समय का साधारण ब्याज निकालना है। तो आपको क्या करना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो ऐसा ही निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 ये फॉर्मूला लगाओगे आप। मूलधन 1,000 था, दर 5% थी और समय है 2 वर्ष और नीचे बटे कितना गया 100। जब इनको हम आसानी से काट पीट के निकालते हैं जो मान, तो हमारा ब्याज कितना आया 100 रुपये। किंतु यदि आपसे यहाँ ये पूछा जाता कि आप कितनी राशि लौटाओगे, तो आपने उधार कितना लिया था 1,000 और ब्याज कितना बन गया 100, तो जो राशि लौटाई जाएगी वो होगा 1,000 तो पहले का और ब्याज बन गया 100, तो आपने मिश्र धन कितना लौटाया 1,100, तो 1,100 रुपये आप लौटाओगे। अगला हमारे पास है कि 2,000 रुपये का आपके पास मूलधन है, 2 वर्ष का समय है, आपको दर निकालनी है, जबकि ब्याज आपको कितना दे रखा है, आपको 200 रुपये दे रखा है। तो ब्याज की जगह ब्याज लिख देंगे 200। आपसे कह रहा है मूलधन कितना है 2,000, तो 2,000 वहाँ रख दिए। फिर आपको कह रहा है दर कितनी है, दर पता नहीं है, निकाल लेंगे। और समय कितना है 2 वर्ष, इसको यहाँ रख देंगे। नीचे कितना जाएगा 100, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, 2 से हम 20 को काटेंगे 10 बार, यानी कि हमारा दर जो है वो 10%, इधर 2 भी बचा हुआ है 10, और ये 2 से हम 10 को काटेंगे 5 बार, तो हमारी दर कितनी आ गई 5। वापस मैं बता देता हूँ, आपने यहाँ तक का बना लिया है। इस दोनों जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए और इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो यानी यहाँ 1 रह गया, तो 100 आ गया यहाँ पे। फिर 20 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि 5% हमारा दर निकल के आ जाएगा। एक और प्रश्न है, कोई धन है यानी आपको धन नहीं दिया गया है, 4% आपको दर दी गई है, 3 साल का ब्याज है और ब्याज में 36 रुपये आपको मिला। तो आपको क्या करना है कि आपको मूलधन निकालना है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि मूलधन कैसे निकालोगे। मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ब्याज और 100 रुपये को गुणा कर दो और दर उस समय को गुणा कर दो। कैसे, इसको निकालते हैं। जैसे आपको ब्याज कितना दिया गया 36, तो 36 यहाँ लिख दीजिए नॉर्मल फॉर्मूले में। पी आपको निकालना है, दर आपको 4% दी गई है और समय 3 साल का है, और बटे 100 लगा दीजिए। तो आप कैसे निकालोगे, 4 का भाग दो 36 में, कितनी बार गया 4 नाम 36, 3 को 3 से काटो 9 को कितनी बार 3 बार, और 3 को 100 से गुणा कर दो इधर, तो पी निकल के आया हमारा 300। तो 300 रुपये निकल गए। मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ क्योंकि मैं इधर उधर संख्याओं को लेके कम जाता हूँ, मैं वहीं के वहीं काट के डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। आप ये प्रश्न अब खुद करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है कि कितना कितना है। आपको 120 दिन दिए गए हैं, तो 120 के नीचे कितना लिख दोगे आप 365 दिन ऊपर लिख दोगे और नीचे 365 भी आपको लिखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं लाभ हानि के प्रश्न। लाभ हानि में क्या करना होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जब एक वस्तु का वास्तविक मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मतलब खरीदा हुआ जो मूल्य होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य। तो राजीव ने एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी, तो यहाँ जो खरीदा है 700 रुपये, वो 700 रुपये उसके क्रय मूल्य होंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है वह कहलाता है विक्रय मूल्य। जैसे राकेश नाम का कोई व्यक्ति, उसने 70 रुपये में बोतल को बेचा है, 70 रुपये में बोतल को बेच दिया, तो 70 रुपये यहाँ विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाभ कब होता है, तो लाभ जो है वह विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तो दोनों का जो अंतर होगा यानी विक्रय में से क्रय को घटाएंगे तो लाभ हमारा निकल के आता है। जैसे 500 में खरीद के 700 में बेचा तो 700 ज़्यादा हो गए, और 500 में कम में खरीदा था तो 700 में से 500 को घटाया तो 200 रुपये का लाभ निकल चुका है। यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना। जबकि हानि क्या होती है कि ज़्यादा में तो खरीद लिया, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है यानी कि कम में बेचा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अब हमारा कहलाएगा हानि। जैसे 900 का पंखा खरीदा और 400 में बेच दिया तो 500 का नुकसान हो गया, ये हानि हो गई। अंकित मूल्य क्या होता है कि वस्तु को जब हम बना रहे हैं तो उस समय उसकी एक मूल्य तय की जाती है, तो लागत मूल्य के अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाकर लिखना होता है, तो उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे
आपने कोई पेंसिल बनाई 10 रुपये की और उस पेंसिल को आप बेचना चाहते हैं 15 रुपये में, तो जो 5 रुपये आप बढ़ा के लिखते हैं तो आपने कितने रुपये लिखे 15, तो ये जो 15 हैं वो अंकित मान हैं, जबकि कॉस्ट कितने की थी 10 की, और आप इसमें कितना बेचना चाहते हो 5 और बेचना चाहते हो, 5 और ऐड करना चाहते हो, तो अंकित मूल्य तो ये है 15 और क्रय मूल्य क्या अंकित मूल्य आपका कितना है 15 है, तो आप बढ़ा के लिख रहे हो ये वाले बात। बट्टा क्या कहलाता है कि जब हम अंकित मूल्य में छूट देते हैं तो बट्टा कहलाता है। जैसे मैंने कहा था ये 15 रुपये की कोई चीज़ है, इस पे आपको छूट देनी पड़ेगी। आप इसको साड़ी के एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि आपको अंकित मूल्य बताया गया है 1000 रुपये। आप दुकानदार हैं, आपने साड़ी 400 रुपये में खरीदी थी, पर आप चाहते हो कि मैं 1000 रुपये में उसे बेचूं, पर कोई उसका 1000 नहीं देगा, क्योंकि ग्राहक जो आता है वो 1000 रुपये पूरे नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि 1000 की साड़ी को मैं 10% 25% की छूट देके बताता हूँ, तो 25% की छूट दे दोगे तो 25% का मतलब होता है, इसको 1/4 करके काटेंगे तो आ जाएगा आपके 250 रुपये। तो 250 रुपये और कम करोगे तो 1000 की चीज़ आप अगर बट्टन लगा के बेचोगे तो आपको वह बेचनी पड़ेगी 750 में, जबकि वह अंकित मूल्य उस पर रेट कितनी लिखी हुई है 1000, पर आपने 25% छूट देने के बाद कितने में बेचा 750 में। ये जो 750 हैं वो आपका विक्रय मूल्य है और आपका अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपये, जबकि आपने खरीदी कितनी में थी 400 में, यानी कि 400 में खरीदी, बेची कितने में 750 में, तो आपको तो फायदा हो रहा है, पर आपने उसमें बेचने के लिए मूल्य कितना लगाया था 1000। अब हम समझते हैं इसके प्रश्न आते कैसे हैं। तो यहाँ है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि एक पे 10% लाभ दूसरे पे 10% हानि होती है तो पूरे सौदे में क्या हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करना है कि पहले लाभ हुआ है तो +10 लिख दीजिए, फिर हानि हुई है तो -10 लिख देंगे, और फिर उसको घटा के अगर आपको जो हो रहा है लास्ट में उस हिसाब से यहाँ माइनस सेट करके फिर 100/100 लिखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हानि प्राप्त हुई। जैसे आपको मैं एक सामान्य प्रश्न देता हूँ कि आपने 900 में वस्तु खरीदी और 1000 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आप बताइए आपका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि हमें ये पहले तो निकालेंगे लाभ कैसे निकालेंगे कि 1000 की चीज़ 1000 में आपने बेचा और खरीदी कितने में 900 रुपये में, तो आपको लाभ कितना हुआ 100 रुपये का, पर 100 रुपये का लाभ कितने रुपये के ऊपर हुआ 900 रुपये के ऊपर, क्योंकि खरीदी 900 के हिसाब से थी और बेची आपने 1000 के हिसाब से ही। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 9 का भाग दोगे 100 में, तो जो आएगा वही आपका लाभ प्रतिशत है। तो 9 का भाग देते हैं 9 एकम 9 और 9 एकम 9, तो 11.11% आपका लाभ निकल के आएगा, लाभ प्रतिशत। आगे हम देखते हैं ज्यामिति से संबंधित प्रश्न। ज्यामिति की बात करें तो हमारी ज्यामिति हमारी सभ्यताओं जितनी ही पुरानी है, कि जब से हमारी सभ्यताएं विकसित हैं तब से हमारे यहाँ ज्यामिति देखने को मिलती है, यानी कि ज्यामिति संरचना कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल आदि सभ्यताओं में देखने को मिली हैं। बेबीलोन जो सभ्यता है वो 1650 ईसा पूर्व से हैं और वहाँ रेखा गणित और क्षेत्रफल का बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रयोग किया गया है। रिंड पेपिखे नाम से जो पुस्तक है वो आपके बेबीलोन सभ्यता की हैं। शुल्ब सूत्र जो है भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो याद रखें कि भारत में प्राचीनतम ग्रंथ जो ज्यामिति से संबंधित है वो है तो शुल्ब सूत्र, और बेबीलोन सभ्यता का जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसका नाम है रिंड पेपिखे। अब हम यहाँ समझेंगे कि कम किस चिन्ह को क्या कहते हैं। अगर आप ये 3 बिंदु वाला चिन्ह कहीं पे देखें तो इसको हम कहते हैं चूंकि या क्योंकि। अगर आप दो बराबर लाइनों के ऊपर ऐसी लाइन देखें तो वो है सर्वांग समता का रूप। अगर आप केवल ऐसी लाइन देखें इसका मतलब होता है कि समरूप है, यानी कि चीज़ें एक समान हैं। अगर आप ये चिन्ह देखें तो समझिए त्रिभुज हैं। अगर आप ये चीज़ें देखें तो मतलब समांतर चीज़ कही जा रही है। ये संकेत देखें इसका मतलब होता है वृत्त हैं। ये संकेत दिख जाए इसका मतलब ये चाप हैं। इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है लंब। इसका मतलब 90 डिग्री का समकोण। इसका मतलब होता है कोण। इसका मतलब होता है इसलिए। इसका मतलब होता है बड़ा चिन्ह और इसका मतलब होता है छोटा चिन्ह। तो ये हम चिन्हों को समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि समतल जो आकृतियाँ होती हैं वो क्या हैं। तो समतली आकृतियाँ होती है द्विविमीय आकृतियाँ। 2D जो डायग्राम होते हैं जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई लिखी जाती है वो हमारी समतली आकृतियाँ होती हैं। इनमें तल सीधा एवं सपाट रखा जाता है। ये आकृति वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार, आयताकार आकृतियों में हो सकती हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ वे हैं जिनमें चौड़ाई के साथ ऊंचाई और गहराई भी होती है, तो ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। अब हम केवल समतल आकृतियों को पढ़ेंगे और ठोस आकृतियाँ अलग देखेंगे। तो समतल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जो 2D हैं। 2D का मतलब होता है जिनमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है। एक तो है त्रिभुज, एक है वर्ग, एक है आयत, एक है वृत्त, एक है चतुर्भुज। तो ये तो सभी हैं आपके समतल आकृतियाँ। जबकि जो ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी पाई जाती हैं वे हैं शंकु, बेलन, गोला, घन और घनाभ। ये
3D आकृतियां होती हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हैं। आगे समझते हैं समतलीय आकृतियों के बारे में। सबसे पहले वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है तो 4 को किससे गुणा कर देंगे? a, 4a। इसका क्या है? 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप होता है। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा इंटू भुजा आपको निकालना पड़ेगा। आगे हम इसके प्रश्न भी करेंगे वर्ग के आयत के, किंतु अभी हम केवल इतना समझते हैं कि वर्ग की क्या खास बात है। तो वर्ग के बारे में आप और भी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे न पड़े, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं। तो 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण होंगे, चारों कोण 360 के होते हैं। और इसमें समझिए कि ये 4 भुजाओं से गिरीबंद आकृति होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। बाहर का कोण जो होता है वो अंदर के दोनों कोणों के बराबर होता है। त्रिभुज में कम से कम 2 छोटे कोण होना यानी न्यून कोण होना आवश्यक है। यदि एक त्रिभुज बनेगा तो एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण तो मिनिमम होने ही चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आयत क्या है। तो आयत क्या होता है? वह ऐसी 4 भुजाओं वाली आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसमें 4 अंतःकोण हो और 4 शीर्ष हो, वो कहलाती हैं आयत। आयत के बारे में ये चीज़ें हो गई है। चतुर्भुज क्या होता है? कोई भी 4 भुजाओं से गिरीबंद आकृति चतुर्भुज कहलाती हैं। और आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। वृत्त क्या है? वृत्त एक ऐसी बंद आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु तल में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यानी कि एक ऐसी गोलाकार आकृति जिसमें से आप यहाँ कोई भी बिंदु ले लीजिए, वह एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पे मिलेगा, चाहे वो आपको कहीं पे भी रखा हो। यानी कि आप परिधि पे रखे गए किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से, यानी कि आप यहाँ बीच में से देखोगे तो वो बराबर दूरी पे देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं चाप क्या होता है। पहले हम समझते हैं, ये एक शब्द आया यहाँ पे त्रिज्या और एक है व्यास। तो यह हमारा वृत्त है। जब हम वृत्त को बीच में से बराबर काटते हैं तो जो बीच की जो रेखा आती है उसे हम व्यास कहते हैं। और अगर हम व्यास को पूरा न लिखें, व्यास को हम आधा लिखें, अगर हम इस व्यास को केंद्र से आधा ही लिखें तो यह हमारी त्रिज्या कहलाती हैं। और वृत्त में जो चाप होता है यह परिधि पे काटा गया कोई भाग है। तो परिधि का कोई भी भाग जो अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये जो परिधि होती है, इसका जो भाग होता है यह चाप कहलाता है। जीवा, जीवा क्या होती है कि आपकी ये व्रत है, व्रत को कहीं से भी बीच में से काट दें तो जो ऊपर नीचे का असमान भाग होता है उसको हम यहाँ जो काट रहे हैं वो हमारी जीवा कहलाती हैं। आगे हम समझते हैं बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है कि जब हम अपरिभाषित तथ्य को लिखते हैं, अपरिभाषित का मतलब कि जैसे हम पेंसिल की नोक रखते हैं तो जो चीज़ बनती है वो हमारा बिंदु कहलाता है। रेखाखंड क्या है? तो दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं वो हमारा रेखाखंड कहलाता है। रेखा क्या है? तो एक बिंदु और एक बिंदु से अगली दिशा पे चलने वाला जो तीर का निशान होता है वो हमारा रेखा कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें कोण की परिभाषा देखनी है। कोण क्या होता है कि जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिलती हैं तो उन रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। एक रेखा हमारी ये है, एक दूसरी रेखा ये है, ये एक बिंदु पे आके मिली तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो हमारा झुकाव होता है इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है वह समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो किंतु 180 से छोटा हो वह हमारा अधिक कोण कहलाता है। सरल कोण किसे कहते हैं या ऋजु कोण किसे कहते हैं? सरल या इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ये कोण जो 180 डिग्री का होता है, जो एक सरल रेखा बनाता है उसे हम कहते हैं सरल कोण। वृहत्त कोण क्या होता है? तो वृहत्त कोण जो होता है हमारा सरल रेखीय कोण तो आपने समझ लिया है। वृत्त कोण समझते हैं। वृत्त कोण होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, वो हमारा वृत्त कोण कहलाता है। तो ये हमने सभी परिभाषाएं देख ली हैं। तो अब हम एक एक करके आगे समझते हैं पूर्ण कोण के बारे में। तो पूर्ण कोण क्या है कि जब हम पूरा एक सर्किल बना देते हैं यानी कि संपूर्ण कोण 360 मान लेते हैं तो वह पूर्ण कोण कहलाता है। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण इसको समझते हैं जब किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ने पर वह 90 डिग्री आ जाए। कितना आ जाए?
90 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे कहे कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आपको क्या करना है कि दो कोण मानना है, एक कोण को ए मान लो, दूसरे कोण को बी मान लो। बी का मान नहीं दे रखा, इसको एक्स कोण या एक्स डिग्री मान लो। अब आपको पता है कि जब हम पूरक कोण की बात करेंगे तो ए और बी को जोड़ के कितने डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है। ए का मान कितना है 30 और बी का मान आपको निकालना है, तो बी को आपने एक्स डिग्री मान लिया है, तो 90 डिग्री इधर लिख दो। अब आपको x का मान निकालना है, तो 90 में से 30 घटाना पड़ेगा, तो x डिग्री यानी कि b का मान आ जाएगा आपके 60। तो यहाँ पूरक कोण निकालना बहुत आसान होता है कि दिए गए कोण को 90 में से घटा दो तो पूरक कोण निकल जाता है। और पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए। ऐसे ही समपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री बने तो वे कोण समपूरक कहलाते हैं। और यदि आपको समपूरक कोण निकालना है तो भी बहुत सीधा है, क्या करोगे कि आपको कोई भी एक कोण दिया जाए, जैसे 110 दे दे और इसका समपूरक पूछे, तो 110 को 180 में से घटा दो, आपका सीधा सा निकल जाएगा समपूरक कोण, तो कितना डिग्री, 70 डिग्री निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो कोण आपस में काट लेते हैं तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एकांतर कोण, जेड आकृति में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। संगत कोण, एक ही तरफ दिशा में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। तो ये सभी कोणों के बारे में हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो लगातार एक दूसरे के समांतर रूप में चलती रहती हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरी या एक के नीचे दूसरी रेखा आपको देखने को मिलेगी। इन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। अगली है प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि दो रेखाएं जब आपस में किसी एक बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये हो चुका है। अब हम बहुभुज के बारे में आ जाते हैं कि जिनमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उनको हम बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज कौन कौन से हैं, पहला तो है त्रिभुज, जिनमें 3 भुजाएं होती हैं, उनसे घिरा हुआ बंद आकृति होती है। अगला है चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होगी। पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, इस प्रकार से। षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, इस प्रकार से। और सप्तभुज, जिसमें 7 भुजाएं होती है बंद आकृति। अष्टभुज में 8 भुजाएं, नौभुज में 9 और 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं। अब हम त्रिभुज के ऊपर आ जाते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप अलग अलग दी जाती हैं, जैसे ए की लंबाई अलग है, बी की लंबाई अलग है, सी की लंबाई अलग है, वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा अलग होगी, जैसे ये और ये भुजा समान दे दी हैं और ये भुजा अलग हैं, जैसे ये दोनों ए और ये बी हो जाए, तो यह दो भुजा समान और एक भुजा असमान समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि ऐसा हो कि समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है कि दी गई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाएं समान हो और इनके अंदर के कोण कितने डिग्री होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं, तो वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम आ जाते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तीन जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के सभी कोण जो होंगे वह 90 डिग्री से तीनों ही कोण छोटे होंगे, बस तीनों कोण जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो वे न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। इसके अलावा अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा कोण जिसमें ये तीन कोणों में से एक कोण 3 कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे, तो वे हमारा अधिक कोण कहलाता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है और 2 छोटे यानी न्यून कोण होते हैं, वे हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार आप एक समकोण त्रिभुज को पाओगे जहां एक कोण 90 डिग्री का और जो बाकी 2 कोण होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं। अब समकोण त्रिभुज पे आधारित एक परिमेय चलती है जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं कि जो पाइथागोरस में सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, इसको अपन के स्क्वायर कह सकते हैं, वो आधार ए स्क्वायर और आपके लंब एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब हम आ जाते हैं मापन के बारे में कि वस्तुओं का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, लंबाई को मापने की जो मानक इकाई है वह मीटर होती है। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि लंबाई को हम हमेशा मीटर में मापें। इसलिए आप शब्द रट लीजिए कि अगर हमें छोटी यूनिट पढ़ना है तो हम राइट साइड में चलेंगे, बड़ी यूनिट पढ़ना है तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। कैसे रखना है कि मीटर को हम 1 मान लें तो डेका को हम 10 की घात 1 कहेंगे, हेक्टो को हम 10 की घात 2 कहेंगे और किलो को हम 10 की घात 3 कहेंगे। यानी कि ये 1 हैं तो ये 10 की घात 1 10 और 10 की घात 2 का मतलब ये 100 है और ये कितना हो जाएगा 1000 10 की घात 3। अगर हमें मीटर को डेसी में बदलना है तो 10 की घात -1 यानी कि 1/10 लिखना पड़ेगा। आपको वापस समझा देता हूँ
मीटर का मतलब होता है 1, डेका का मतलब होगा 10 यानी कि उससे 10 ज़्यादा। हेक्टा को मतलब होता है आपके बढ़ते हुए एक एक जीरो बढ़ाना है। किलो का मतलब होता है 3 जीरो, तो किलो का मतलब 3, हेक्टो का मतलब 2 जीरो और डेका का मतलब 1 जीरो। अगर हमें डेसी लिखना है जो मीटर से छोटा है तो इसको 1/10 लिखेंगे। अगर हमें सेंटी लिखना है तो 1/100 लिखेंगे। अगर हमें मिमी लिखना है तो हम मिलीमीटर लिखना है तो हम 1/1000 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें मीटर में कन्वर्ट करके आना है। तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको 1 किलोमीटर में मीटर जानने हैं तो क्या करोगे, आपको ये चार्ट आना है कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो आप जब इधर घटते क्रम पे जाओ तो आप मीटर मीटर में बदल रहे हो और किलोमीटर है तो किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 को किससे गुणा कर दोगे, 1 मीटर से, तो 1000 मीटर आएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। जैसे अगर आपको बदलना है कि मीटर को बदलना है डेसी में तो आप क्या करोगे, जितने भी मीटर दिए जाए उसको आप 1/10 से गुणा कर दो। जैसे आपको कहे कि 15 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो 15 को 1/, किससे गुणा कर दोगे, 10 से, क्योंकि डेसी में बदलना है तो 1/10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर, 15 डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो इस प्रकार इसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा कि अगर आपको 1 मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो कैसे बदलोगे, मिलीमीटर है और इसको किस में बदलना है, हेक्टोमीटर में। अब इसको समझते हैं। आपको कह रहा है कि ये मिलीमीटर है, इसको बदलना है हेक्टो में। तो आप अगर लेफ्ट से छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हो तो जीरो जोड़ते हुए चलना। तो आप इसको मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलो, बस 1 के बटे में लिखना पड़ेगा। पहले आप छोटी को बड़ी में बदल रहे हो तो 1 को ऊपर लिख दो, नीचे लिखोगे आप 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे तो नीचे 5 जीरो लगा दोगे। तो इस प्रकार आपका सही आंसर निकल के आएगा 1/1000। अब हम समझते हैं, ये तो हमारा हो चुका है कि लंबाई का मापन। भार का मापन भी ऐसा होता है। भार की जो इकाई है वो है ग्राम। क्या है, भार को नापने की मानक इकाई को ग्राम कहते हैं। अब ग्राम को इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10, अगर इसको और बढ़ाएंगे तो इसको लिखेंगे 100 और इसको और बढ़ा देंगे तो 1000। तो 1000 ग्राम में 1 किलो, 100 ग्राम में 1 हेक्टो और 10 ग्राम में 1 डेका होता है और 1 ग्राम का मतलब 1 होता है। अगर इसे डेसी में बदलना है तो 1/10 लिखेंगे, इसे सेंटी में बदलना है तो 1/100 लिखेंगे और अगर इसे मिलीमीटर में लिखना है तो 1/1000 लिखेंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे हम देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश प्रणाली में किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। कैसे, ये आपका ग्राम, फिर आपके इसके बाद था आपके डेसीग्राम, फिर था आपके सेंटीग्राम सीजी और फिर था मिलीग्राम। आपको ग्राम किस में बदलना है, मिलीग्राम में बदलना है। तो आप 1 2 और 3, तीन जो है आगे चल रहे हो और इस साइड में चलते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 टन में इतने पाउंड होते हैं, पर आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में तो हैं किंतु बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाती हैं, याद करना आसान नहीं है और इस समय में आप सामान्य ही चीज़ें पढ़ें। धारिता का मापन हम लीटर में करते हैं। लीटर को डेका लीटर में बदलना है तो 10 से गुणा कर देंगे, लीटर को अगर हेक्टो में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, अगर हमें लीटर को किलो में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे। जब हमें लीटर को डेसी में बदलना है तो 1/10 से गुणा करेंगे, अगर हमें लीटर को सेंटी में बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे और लीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1/1000 से गुणा कर देंगे। आगे देखते हैं हमारे नए बिंदु को, वो है समय का मापन। और समय का मापन बहुत सीधा है। समय की मानक इकाई सेकंड है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में टोटल 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने, 3600 सेकंड। ऐसे ही 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, 60 सेकंड का कितना मिनट बनता है, 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, एक महीना 30 या 31 दिन का होता है। फरवरी महीने को छोड़ दे तो फरवरी महीना 28 या 29 का होता है। 365 दिन में एक वर्ष होता है, 366 दिन में एक लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। 10 साल को एक दशक कहते हैं, 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं, 400 साल को एक लीप शताब्दी कहा जाता है। सवा का मतलब होता है 1/4 अधिक होना, जैसे 3:15 को 3:15 कहते हैं। और पौने का मतलब होता है 1/4 भाग कम होना, यानी कि 15% भाग 25% भाग कम होना। तो 2:45, जब भी किसी समय के पीछे 45 लगा हो इसका मतलब समझ जाना कि आगे वाली संख्या होने वाली है, तो इसको 2.25 बोलेंगे। इसको हम 2:45 तो कहते ही हैं पर इसको 2.25 भी
कहा जाता है। तो ये हमारा हो चुका है और सारे सूत्र मैंने यहाँ एक जगह ले लिए हैं। जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का परिमाप होता है, आपको मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, आप उतना ही पढ़ें। एक तो आप आयत पढ़ लें, एक वर्ग पढ़ लें। तो आयत और वर्ग कैसे निकालते हैं? आयत और वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आयत का एक फॉर्मूला पढ़िए, परिमाप का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों भुजाओं को गुणा कर लेंगे। वर्ग का आपको मैंने बताया था कि चारों भुजाओं को आपस में गुणा कर लेंगे, तो क्या चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा उसका परिमाप। अगर हम भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे तो उसका बन जाएगा क्षेत्रफल। त्रिभुज में भी ऐसा होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का हमें अगर निकालना हो परिमाप तो ये 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी ऊंचाई लंबाई इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी होता है, और एक फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र, वो भी हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज की, क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज इस चतुर्भुज को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। समचतुर्भुज इस प्रकार के चतुर्भुज को कहते हैं जहां इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये हम अगले वीडियो में काम लेंगे, जहां आपको हम पढ़ाएंगे फील्ड बुक। सबसे पहले हम समझते हैं, एक प्रश्न है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 5 अधिक है और आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको कह दिया कि आप चौड़ाई को मान लो कितना, b मान लो। आपको कहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना और उससे 5 अधिक है, तो पहले दुगना कर दिया, 2 से गुणा करके लिख दिया 2b, और उससे भी अधिक है 5, तो आपने यहाँ लिख दिया 2b + 5। अब आपको कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, 75 है। सो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है 2b + 5, 2b + 5, और इसको किससे गुणा कर देंगे, b से। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा, कितना आ गया है, चौड़ाई का मान 5। इसको आप मैं बहुत ही सामान्य तरीके से बता देता हूँ, ऐसा प्रश्न तो नहीं आता है आपके। आप ऐसा समझिए कि आपके आयत की लंबाई दी गई है 20, चौड़ाई दी गई है आपको 15। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 आपके वर्ग किलोमीटर या वर्ग मीटर। अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको 300 क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर दे रखा है, आपको लंबाई दी गई है कितनी, लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, इस 25 का भाग किस में दे दोगे, 300 में, तो जो हमारा निकल के आएगा, वो हमारे क्या जाएगा, वो हमारा मान होगा क्या, चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप चीज़ें निकाल सकते हो। आई होप आपको यह क्षेत्रफल आयतन धारिता का मैटर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम फील्ड बुक के प्रश्न, संख्या रेखा वाले प्रश्न, या फिर जो आपके प्रश्न आते हैं कौन से वाले, आंकड़े वाले, वो हम समझ लेंगे।